पाकिस्तान में नई सरकार का गठन हो चुका है। शहबाज शरीफ बतौर पीएम दूसरी पारी की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन उनके सामने वही समस्याएं खड़ी हैं जिनके साथ वो पहली पारी में जूझते नजर आए थे। मसलन आर्थिक बदहाली, बेतहाशा महंगाई, बिजली की किल्लत, भ्रष्टाचार का फैलाव मकड़जाल, अफगान ईरानी सीमा पर बढ़ती हिंसा। एक दो नहीं, शहबाज शरीफ के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। तो क्या शहबाज इस सारी समस्याओं को एक एक करके सुलझा लेंगे, एक झटके में सुलझा लेंगे, या फिर वो भी पिछले हुक्मरानों की तरह अपनी ही कुर्सी बचाए रखने के लिए फिक्रमंद रहेंगे? क्या शहबाज शरीफ अपने प्रतिद्वंद्वी इमरान खान की लोकप्रियता के बीच जनता का भरोसा जीत पाएंगे? क्या भारत के साथ वो बेहतर संबंधों की कोशिश करेंगे, या फिर कश्मीर का राग अलापना उनकी भी मजबूरी है? पाकिस्तान की नई सरकार दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय शांति संपन्नता में किस तरह की भूमिका निभाएगी? नमस्कार, स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो क्या सुधरेंगे हालात पाकिस्तान के जब नई सरकार का गठन हो चुका है? शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, कार्यकाल शुरू हो चुका है। सवाल और भी हैं। ये सवाल क्या हैं, अपने दर्शकों के सामने रखेंगे कि क्या पाकिस्तान की नई सरकार आवाम को कुछ बेहतर पॉलिसीज दे पाएंगी? क्या शहबाज शरीफ दूसरी पारी में मौजूदा चुनौतियां कम कर सकेंगे? क्या नई सरकार आवाम की लोकतांत्रिक ऊर्जा को संभाल लेगी, वो लोकतांत्रिक ऊर्जा जो मतदान के दौरान पाकिस्तान की आवाम ने दिखाया? सियासी तानाशाहों पर जनता के मतदान के उत्साह से क्या कुछ फर्क पड़ा है? क्या इस तरह की सुगबुगाहट या इस तरह का कुछ फर्क पड़ता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान के भीतर? भारत के साथ संबंध सुधारने पर नई सरकार कोशिश कर सकती है? एक सवाल ये भी टटोलेंगे। हमारे साथ प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है, आइए स्वागत कर लेते हैं। विदेशी मामलों और रक्षा मामलों के जानकार दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और नीलम चौधरी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी है। नीलम मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। शुरुआत दिनेश सर आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। पाकिस्तान की नई सरकार, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि वही शराब है और बोतल पुरानी। नहीं, ये कहना ज्यादा बेहतर रहेगा कि हुक्मरान वही है, सिर्फ चेहरे पुराने हैं। यानी हुक्मरान जो वहां का इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, वो वही है जी। चेहरे जो है वो पुराने ही है, वो सामने लेके आए गए हैं। देखिए, अभी आज की तारीख के अंदर जैसे कि हम लोगों ने देखा रिजल्ट्स के अंदर भी जी पूरी कोशिश की पाकिस्तान की आर्मी ने कि किसी प्रकार से लोग इमरान खान को भूल जाए, लेकिन इमरान खान लोगों के दिलों में बस गए। और इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई मोस्ट पॉपुलर लीडर आज की तारीख में जिसको जनता मानती है वो इमरान खान है। चाहे वो पॉलिटिकली हमारे लिए ठीक हो या ना, लेकिन हकीकत यही है। रही बात इलेक्शन की, देखिए इस इलेक्शंस के अंदर बहुत वैसे तो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें बोली जा रही थी। अब नवाज शरीफ भी जो है वो अपना विनिंग स्पीच पहले दे बैठे थे इलेक्शंस की काउंटिंग होने से पहले। इनको आशा ही नहीं थी कि जिस प्रकार से तहरीक पाकिस्तान टीपी इमरान खान की जो है खान की पार्टी है, ये इस प्रकार से उभर के सामने आएगी। हालांकि सरकार ने हर तरीके से इसको तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश की, इसके वजूद को खत्म करने की कोशिश की, इसके निशान को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो इसी को जमहूरियत कहते हैं कि जनता जब चाहती है कि हमारे इसको हम इलेक्ट करेंगे, उसके अंदर क्या रिजल्ट निकल के आएंगे वो पाकिस्तान की इलेक्शंस में साफ दिखाई दिया जी। रही बात अभी सरकार बनाने की, देखिए नवाज शरीफ आए तो थे 8 साल बाद ये सोच करके कि भाई अभी सारे केसेस वापस हो गए और अब आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाएंगे। लेकिन जब इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आए हैं तो ऐसी हालत हो गई कि पीपीपी जो है ये नवाज शरीफ के साथ में मिलकर के उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन ये सरकार के अंदर हिस्सा लेने से कतरा नहीं। यानी एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, पार्लियामेंट्री क्राइसिस है आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर कि सरकार तो चुन ली गई,
बनाने की भी कोशिश की गई। बलि का बकरा बना दिया अपने छोटे भाई को, शहबाज शरीफ को, बिकॉज अगर कुछ भी बदनामी होगी ये गवर्नमेंट जहां टिकने वाली है कि नहीं ये भी समय बताएगा। लेकिन इसका पूरा जितना भी इसका रिजल्ट है, इसका जो इसके जो नेगेटिविटी है वो पूरी की पूरी नवाज शरीफ के सिर पर जाएगी, और नवाज शरीफ चुपचाप से वापस से अपने आप को उठा सकते हैं अगले इलेक्शन के अंदर ये कह के कि देखिए मैं चमत्कार करके दिखाऊंगा। लेकिन हकीकत ये है आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर नेहा, पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल पूरी तरह टूटी पड़ी है जी। आईएमएफ का जो करार है 31 मार्च को खत्म हो रहा है, यानी अब आईएमएफ के साथ नई शर्तों के साथ ये जो सरकार है, टूटी फूटी सरकार, या कह लीजिए डंडे के सहारे चलने वाली सरकार, इसको अब आईएमएफ ने भी जो है वो मोल भाव करना होगा। और मोल भाव किस बात पे होगा? उसका सारा दरमोदार, उसका सारा भार पाकिस्तान की भूखी जनता को सहना पड़ेगा। और पाकिस्तान की जनता का यह हाल है कि पिछले चंद सालों में अगर आप देखो तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से राइज हो रही पाकिस्तान में। 22 करोड़ से अब 23 करोड़ पे पहुंचने वाले हैं ये लोग, लेकिन खाने पीने को कुछ नहीं है। इकोनॉमी बदहाल है। 126 बिलियन डॉलर का इसका नेहा कर्ज है, दूसरे देशों का भार, एक्सटर्नल कर्ज, और इंटरनल कर्ज 46 ट्रिलियन रुपए पाकिस्तान के इनका इंटरनल डेट है। आईएमएफ ने कहा कि सब सब्सिडी हटा दो, सब चीजें महंगी करनी पड़ रही हैं, तेल से लेके हर चीज महंगी है, बिजली तो खैर मिलती ही नहीं पाकिस्तान में। और ऐसी सिचुएशन में जो सरकार अभी आई है और सरकार बनी है शहबाज शरीफ की, जिसको पीपीपी बाहर से सपोर्ट करना चाहती है, उसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहती। और रही बात तहरीक सॉरी खान साहब की पार्टी का, इमरान खान की पार्टी का, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में वो पावर में है, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो इमरान खान पावर में है जी। और मरकज यानी इनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये टूटी फूटी गवर्नमेंट बन गई। ये कोई सपोर्ट उनको करेंगे नहीं, वो लोग आके यहाँ तमाशे करेंगे, सड़कों के ऊपर उनका काम एक ही है तमाशे करना, वो आकर के यहाँ पे शोरगुल मचाएंगे। और उधर तहरीक पाकिस्तान को भी खैबर पख्तूनख्वा में अपना खुद दमखम अपने जनता को वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में भी दिखाना पड़ेगा कि हम अच्छी सरकार है। तो इस तरह की खिचड़ी में जो रायता बन रहा है पाकिस्तान के अंदर, आगे देखते क्या कुछ लाएगा। जिनको क्रेडिबल इश्यूज कहीं ना कहीं जो जनता का ट्रस्ट है जरूर उसके कमी का सामना करना पड़ा। आप मरियम नवाज को किस तरह से देख पा रही हैं? नेहा, मरियम नवाज उनकी बेटी है, जो उनका आप ये कह सकते हैं पॉलिटिकल एयर भी है जी। और उनके जो भाई हैं, जो नवाज शरीफ के बेटे हैं, वो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आते। स्पेशली जब से पनामा केस के बाद वो जेल गए थे, उसके बाद फिर लंदन चले गए थे, तो उस मुश्किल वक्त में पार्टी को संभाला जो था वो मरियम नवाज ने था। तो ऐसे मुश्किल वक्त में जब उनके अपने भी बहुत सारे नेता लंदन चले गए थे, तो उसमें जनता को पीएमएलएन की इज्जत को बचाए रखना, रैलियां करना, पब्लिक में उसका फेस होना, वो सारे जद्दोजहद मुश्किल वक्त में मरियम नवाज ने ही पीएमएलएन को जिंदा रखा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो डिजर्व भी करती थी कि उन्हें पंजाब का सीएम बनाया जाए, किसी और का नाम ही नहीं आ सकता था। तो एक तो ये कि हाँ उनका बनता था। दूसरा एक और चीज देखिए, पंजाब की वे पहली मुख्यमंत्री हैं। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और पंजाब को जब भी हम देखते हैं तो महाराणा रणजीत सिंह का समय याद आता है, जो सिख एम्पायर थी, और उसमें भी 2 महिलाएं थी। एक तो महाराणा रणजीत सिंह के जो बड़े बेटे थे खड़क सिंह, उनकी बहू थी चांद कौर, वो भी करीबन 3-4 महीने के लिए बनी थी। और फिर बाद में उनकी पत्नी भी जो जिंद कौर थी, वो भी करीबन 5.5 साल तक रही थी। और आपको याद होगा भारत में भी जो हमारा पंजाब है उसमें राजेंद्र बिट्टल 4-5 महीने के लिए 96 में बनी थी। तो उसके अलावा अगर हम पंजाब का नाम ले, चाहे भारत हो या पाकिस्तान हो, तो मरियम नवाज का ही नाम आता है। एक तो ये कि वो उनके लिए एक गर्व की बात है कि एक महिला सबसे बड़े सूबे की, जहाँ सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, उनकी बनती है। और उनके सामने देखिए चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो पीएमएल जो उसकी पार्टी है उसके अपने सर्वाइवल का, उसकी साख का और सम्मान का है, जो कि इस वक्त दांव पर लगी है, क्योंकि जनता का उसमें विश्वास नहीं है। जैसा केंद्र में है वैसा ही राज्य स्तर पर भी है। तो अगर पीएमएलएन जो उनकी जिस तरह की फॉर्म 45 और 447 का जो एक कंट्रोवर्सी वहां पे चल रही है कि आपने
कुछ कैंडिडेट्स को इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जबकि उनके नंबर्स इतने ज्यादा नहीं थे। तो अगर वो इशू बना है अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ है, तो अगर वो उसे पार पा जाते हैं तो वो शायद कुछ समय पंजाब में निकाल पाएंगी। अदरवाइज उनकी अपनी जो काबिलियत है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है, उस पर बहुत लोगों को शक है। लेकिन जिसके पिता नवाज शरीफ और उनकी कैबिनेट में उनके जो विश्वसनीय लोग हों, तो उनके लिए राज्य सरकार को चला पाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होती है। तो बड़े शौक से आप एक राजकुमारी की तरह पली बड़ी हैं। मरियम नवाज अच्छे कपड़े पहनना पसंद करती हैं, तो एक ठीक है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उनकी बेटी जो है वो सीएम बन गई है और उनके भाई जो है वो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नवाज शरीफ आप देखिए बड़े बुझे बुझे से रहते हैं। उसकी वजह एक ये है कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उनकी आंख की किरकिरी है, वो उनमें बहुत बड़ी तनकीद करते रहते हैं उनके ऊपर। जबकि अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ ज्यादा पोलाइट हैं, हर बात पर भी झुक जाते हैं, मान लेते हैं। इसलिए पिछली सरकार पीडीएम की जो 13-14 महीने की चलाने के बाद उनकी दावेदारी बढ़ गई थी कि शहबाज शरीफ इज अ बेटर ऑप्शन देन नवाज शरीफ। तो छोटे भाई को प्राइम मिनिस्टरशिप मिली है। लेकिन जो चैलेंजेस, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, साहब भी बात कर रहे थे कि जो आईएमएफ का एक बहुत बड़ा जो एक नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रही है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनकी जो नीड्स है वो बहुत बड़ी है कि आप जो है टैक्सेस बढ़ाइए, जो जैसे जो सैलरी ऑप्शन जो लोग हैं उनके इनकम टैक्स पर सीधा ही डिडक्शन होती है, वो बढ़ा दीजिए, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दीजिए। इवन जैसे हमारे यहाँ जो वो पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम, वो भी वहां पे भारत की तर्ज पर ही लागू की जाएगी। हमारे यहाँ कह रहे हैं कि हटा दीजिए, लेकिन वो वहां लागू करेंगे। तो आईएमएफ से जो इन्होंने इतना बड़ा लोन लिया है वो वाकई में सरकार चलाने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मेरे ख्याल से अगर वो इमरान खान को छोड़कर अगर इकोनॉमिक फ्रंट पर थोड़ा सा ध्यान दे तो शायद सरकार कुछ समय चला पाए, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस है, दिनेश सर मैं आपसे समझना चाहूँगी, जिस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस है और आईएमएफ की शर्तों के आधार पर ही जो चुनाव यहाँ पर कराए गए थे, एक मजबूरी थी पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली की और सरकार चुनने की, और ये मजबूरी जो है कहीं ना कहीं पूरी भी की गई और वो उत्साह दिखा वोटर्स का वोटिंग के लिए कि वो डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी इसके ज़रिए पब्लिक ने दिया है कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार का अत्याचार, या फिर जो पाकिस्तानी सेना का एक दखल है, जो सियासत में दखल है, वो भी अब बर्दाश्त से बाहर जाता दिख रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत है नई सरकार के सामने। इस प्रेशर में क्या परफॉर्मेंस पॉसिबल है? देखिए, एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी कि जो पाकिस्तानी सेना है उसका एक रुतबा हुआ करता था पाकिस्तान की जनता के जी। पहली बार है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जनता ने बोलना शुरू किया, और वो पंजाब जैसे सूबे से। इनका पाकिस्तान में सबसे मजबूत गढ़ अगर पीएम का भी था, किसी भी राजनीतिक पार्टी का था, खासकर जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, उनका वो समझते नहीं थे, चाहे वो सिंध के लोग हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हो। लेकिन मानना पड़ेगा इस बात को कि इमरान खान की पार्टी ने, इमरान खान ने अपनी जड़ें पंजाब में गाड़ दी, और पंजाब के अंदर जब आर्मी आती है, आप देख लीजिए कितने भी जनरल्स है, सब है, सब पंजाब से। बाकी एलिट है, ये लोग अपने आप को एलिट मानते हैं, और उस एलिट के अंदर जो पहले बैकअप था आर्मी को पंजाब का, वो जब से इमरान खान का ये खेल शुरू हुआ है, इसमें कुछ बदलाव है। सही बात, जैसे आपने पूछा कि इकोनॉमी, देखिए जैसे बताया पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, नई सरकार को इकोनॉमिकल ग्रोथ देनी ही पड़ेगी, परंतु मजबूरी है कि देंगे कैसे। जून तक इन लोगों को $27 बिलियन कर्ज चुकाना है, और अगले एक साल के अंदर लगभग $70 बिलियन देने हैं दूसरों के। और ऊपर से आईएमएफ का डंडा, जैसे कि अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, आईएमएफ का डंडा। और आईएमएफ जो है जब अपनी कंडीशंस इनके ऊपर अब डालेगा कि आप सब्सिडीज नहीं दे सकते, आपको पेट्रोल भी तो सस्ता नहीं कर सकते, सब चीज को महंगाई बढ़ानी पड़ेगी, तो सोचिए जनता के अंदर कब तक हैंड करेगी। और कहते नहीं जनता के अंदर से जो है विद्रोह उठेगा,
और ये विद्रोह सिर्फ ये, मैं तो यही कहूंगा, सिलेक्टेड सरकार है आपके द्वारा, सरकार सिलेक्टेड सरकार के खिलाफ नहीं होगा। ये मेरा मानना है, पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी जाए। अब रही बात जो सिचुएशन में अभी सरकार है, अब ये सरकार क्या इस सिचुएशन से आगे अपनी नैया को ले जा सकती, दिखा पाएगी? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके जो पुराने दोस्त हुआ करते थे, यूएई था, सऊदी अरब था, कतर था, इन लोगों ने तो हाथ खींच ली। $3 बिलियन बड़ी मुश्किल से आईएमएफ को दिखाने के लिए, ताकि आईएमएफ $6 बिलियन पिछले साल जो कर्ज दिया इसको पाकिस्तान को, ये दिखा सके कि हमारे पास इतना दूसरे लोगों ने भी हमको दान दिया है। वो $3 बिलियन जो सऊदी अरब से आए थे, वो ग्वादर के ऊपर जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी का सऊदी अरब मालिक बन बैठा है, उसके लिए दिए गए थे। इनके हाथ में तो कुछ नहीं आया। चीन, जो जिसको आयरन ब्रदर बोलते हैं इनको, चीन ने इनको $5 बिलियन के करीब लोन दिया जी, लेकिन तो हाथ वापस भी ले लिया ये कह के कि $5 बिलियन तो आपको हमें हमारा ब्याज भी देना है। इधर करंट भाग गया और उससे ब्याज के नाम पे $5 बिलियन वापस ले लिया। तो यानी ये बेसिकली देखा जाए तो आज पाकिस्तान किसके प्रोग्राम पर, उसका नाम है IMF। और IMF कौन कंट्रोल करता है? अमेरिका। और अमेरिका का यहाँ क्या इंटरेस्ट है जी? देखिए, पाकिस्तान में कोई दो राय नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। यही कारण था चीन ने भी अपना पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया और ग्वादर पोर्ट तक पहुंचे। उन्होंने, उनको भी मालूम है कि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की अमेरिका के लिए ज्यादा महत्व रखती है जब बात अमेरिका और चाइना के बीच की आ रही। तो चाइना और अमेरिका के लिए अगर अमेरिका की कोई वेल है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, तो वो पाकिस्तान की जमीन पे जी, यहाँ पे वो बैठना चाहेगा। और लिहाजा यही कारण है, इलेक्शन से ठीक पहले पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कहाँ बैठे हुए थे? अमेरिका की गोद में, अमेरिका में पहुंचे हुए थे। तीसरा मैं एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पे जी। अब इनकी क्यों पड़ने वाली है? स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें, ईरान के साथ इन्होंने पंगे ले लिए। ईरान ने इनके ऊपर मोटर आ गए बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि ईरान पर अटैक करके आए थे कुछ ट्रेन किए हुए मिलिटेंट्स जी। और जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, वो खुलेआम अभी टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि इनके खिलाफ एक तरीके से खुल के सामने आ रखा है, शरीयत वहां पर लोगों को लागू करना चाहता है, इस्लामाबाद तक पहुंचने की धमकी दे चुका है। वो आकर के खैबर पख्तूनख्वा और साथ में डोरन लाइन के इलाके में बैठा हुआ है, और डोरन लाइन को अफगानिस्तान मानता भी नहीं जी। इसके रिस्पॉन्स में जो उन्होंने गलत स्टेप लिया था शहबाज शरीफ साहब ने, कि 3 मिलियन लोगों को अफगानिस्तान के वापस धकेला, उनका सामान भी, उनकी कमाई भी रोक ली, कमाई ले ली, तो आधे इनमें से क्या बनेंगे? टीटीपी के तो जाएंगे। तो आने वाले समय के अंदर एक तो इकोनॉमिकली इतना ज्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है, IMF का डंडा, कहीं से कोई लोन ना आना, सरकार टूटी होना, और तहरीक पाकिस्तान जो कि इमरान खान की पार्टी है, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक अब वो सबको में उतरने वाले हैं। तो आप सोच के देखिएगा, हमारे लिए, भारत के लिए ये कितनी चिंता की बात है कि इतना अनस्टेबल पड़ोसी आपके साथ में खड़ा हो गया। नीलम मैम, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जो चिंताएं हैं, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, आप जैसे कि दिनेश सर ने बताया कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन का कितना फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है, इसकी भी जो है अब धीरे धीरे सीमाएं जो है अब लांघी जा रही हैं। लेकिन नीलम मैम, मैं PPP की बात करना चाहूँगी, सत्ता के सहयोगी PPP भी, लेकिन जितनी आलोचना शहबाज शरीफ PMLN की हो रही है उतनी PPP की नहीं हो पाती है। क्या कहीं ना कहीं सत्ता का सुख भोगते हुए PPP बड़ी चालाकी से जो है आलोचनाओं से किनारा कर ले रही है? बिलावल भुट्टो की मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रही है, वो कहते हैं कि अगर हमें पब्लिक ने इलेक्ट नहीं किया तो हम सरकार में शामिल कैसे हो सकते हैं। उसके एक दिन के बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, सरकार में शामिल होते हुए नजर आते हैं। नीलम मैम,
जी, और बिलावल ने एक बड़ी और अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि इन इलेक्शंस में युवा जो लोग हैं वो सामने आएंगे और जो बाबे हैं, मतलब जो बड़े हैं, वो घर बैठेंगे। तो उनका इशारा अपने पिताजी की तरफ और नवाज शरीफ वगैरह की तरफ था कि मीन्स युवा एनर्जी जो है वो सामने आएगी। खैर, आप एक और चीज देखिए, जो दोनों पार्टीज के जो हेड है नवाज शरीफ और जरदारी, दोनों ही बड़े मंजे हुए पॉलिटिशियंस हैं। किस सिचुएशन से किस तरह से अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं वो दोनों जानते हैं। 2022 में इमरान खान की पीटीआई की गवर्नमेंट गिराने के बाद जब सरकार बनी थी, उसमें 13 पार्टियों को मिलाकर एक पीडीएम बनाई गई थी। उसमें भी जो ये जो था फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, वो बिलावल ने ली थी, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले जो हैं, जिनमें कि आपके ऊपर सारा ही मलबा आपके ऊपर गिरता है, वो सारी मिनिस्ट्रीज पीएमएलएन के ऊपर थी। तो वहां देखिए जरदारी ने कितने अच्छे तरीके से अपने बेटे को पूरा उसका पोर्टफोलियो बिल्डअप किया था पूरी दुनिया में, और उसने मेरे ख्याल में 56 से ज्यादा जो है वो कंट्रीज विजिट की थी बिलावल ने, और हर जगह जिस कंट्री में वो जाते भी नहीं थे वहां भी जाके फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवा के आते थे। तो और जरदारी ये कहते हैं कि मैं अपने जिंदा रहते ही इसे प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूँ। तो ये इलेक्शन उस आधार पर लड़े गए थे। तो पीडीएम का जो जितना मलबा था उससे बचे। अभी भी उनकी यही चाहत थी कि किसी भी तरीके से ये जो सरकार, सबको पता है कि पता नहीं कितने दिन चलेगी, तो वो इस सरकार में शामिल नहीं होना चाहते। इस बार तो सरकार चलाना और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पीडीएम के समय अपोजिशन नहीं थी, और इस वक्त जो है जो पीटीआई के जो बैक्ड कैंडिडेट्स हैं 90 से ज्यादा, वो पार्लियामेंट में हैं, वो आपको जीने नहीं देंगे पार्लियामेंट में। तो इसलिए वो पार्टी इस सरकार के साथ शामिल होने में बहुत हिचक रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली जब आपके पास सिचुएशन ऐसी होती है तो जरदारी उसमें भी बार्गेनिंग अच्छी करते हैं, और उन्होंने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को प्रेफर किया है एक बार फिर, जैसे प्रेसिडेंट की होगी, गवर्नर्स की होगी, इस तरह की पोस्ट पे फिर से उनकी नजरें हैं, ताकि सरकार की विफलताओं का जितना भी जो खाता है वो सारा का सारा नवाज शरीफ के, जो अब तो खैर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके खाते में जाएगा। और जब भी जितने भी दिन ये सरकार चलती है, उसके बाद जब दोबारा इलेक्शंस होंगे तो जरदारी पीपीपी पार्टी जो है वो फिर से एक अच्छे साफ सुथरे चेहरे के साथ मैदान में आएगी। तो जरदारी बहुत लंबी इनिंग खेलते हैं, बहुत सोच समझ कर खेलते हैं। तो जितनी भी बुराइयां हैं इस समय देखिए, पीएमएलएन जो है एक अनपॉपुलर पार्टी है जो जिसने की गवर्नमेंट बनाई है। पॉपुलर पार्टी इस वक्त भी पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। आप देखिए 8 फरवरी से पहले, 8 फरवरी को और 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान में बहुत बदलाव आए हैं। 8 फरवरी से पहले एक पॉपुलर पार्टी के चेयरमैन को जेल में डाला, बिना पार्टी के, बिना संबल के, बिना कैंपेनिंग के कैंडिडेट्स ग्राउंड में आए। 8 फरवरी को पाकिस्तान की जनता ने दिल खोलकर उनको वोट दिया, जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी। उन्होंने अपनी मर्जी के कैंडिडेट्स को वोट किया, और 8 फरवरी के बाद इलेक्शन रिजल्ट्स वो डिक्लेयर हुए जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट लाना चाहती थी। जी, ये अगर आप इन 3 दिन को समझ जाते हैं तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जनता और पीटीआई जो इस वक्त अपोजिशन में है, वो कभी भी हिम्मत हारने वाले नहीं है। तो अभी जो एक बड़ा कश्मकश है इस सरकार के सामने, वो अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना है, जो कि वो बहुत बुरी तरह से पहले ही खो चुके हैं। और यही आईएमएफ के सामने भी एक चैलेंज है कि वो लोन तो दे देंगे, वापस कौन करेगा? क्योंकि ये सब के सब इनके करप्शन की कहानियां, उनमें डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है, किताबें लिखी गई हैं। तो इसलिए आईएमएफ भी है जो वो लोन देने में बहुत हिचक रहा है। और आईएमएफ की भी आप देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से पहले भी इमरान खान से बात हुई अपोजिशन लीडर से, और उसके बाद भी उन्होंने उसको लेटर लिखा। तो आईएमएफ के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनकी इंस्टॉलमेंट्स कैसे वापस आएंगे। इसलिए महंगाई का एक बहुत बड़ा दौर भी आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, पाकिस्तान की ऐसी जनता जिसने पीटीआई सपोर्टेड इंडिपेंडेंस को, बजाय इसके चुनाव आयोग ने वहाँ के जो सिंबल था पार्टी का उसको भी अवैध घोषित करार दे दिया, लेकिन अलग अलग लोगों को ढूंढ के लोगों ने देखा कि कौन पीटीआई का जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसको जिताया बड़ी संख्या में। इस तरह के जो, हालांकि कंट्रोवर्सी रिजल्ट्स को लेकर भी है कि रिगिंग हुई है, धांधली हुई है, लेकिन एक क्लियर मैसेज तो दिया गया है। और इस क्लियर मैसेज को वहाँ के जो पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप कह लीजिए, जो अपने फ़ायदे के लिए सत्ता चलाते हैं, ना कि पब्लिक के लिए जवाबदेह दिखते हैं, तो क्या एक सीधा सीधा मैसेज, और इस मैसेज को कितना पकड़ पाई है? मैं खास तौर पे सीधा सीधा सवाल पाकिस्तानी सेना का करना चाहूँगी, जो लगातार पाकिस्तान की सियासत में बड़ा दखल करते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है बहुत मजबूत जड़ें नहीं जमा पाई। दिनेश सर।
देखो नेहा, पाकिस्तानी सेना और खासकर पाकिस्तानी जनरलों को पाकिस्तान की जो जनता इससे कुछ लेना देना नहीं। इन्होंने अपनी नौकरियां करनी है। कभी डॉलर आते हैं अमेरिका से, कभी आते हैं चाइना से, कभी आते हैं यूएई से, तो कभी आते हैं सऊदी अरब से, और खूब दब के हेरा फेरी करनी है। पाकिस्तान की जमीनों से लेकर के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, चाहे उसके आस पास की जमीनें हो, बिजली का बनाना हो, बिजली का बेचना हो, इन सब के अंदर पाकिस्तान की सेना और खासकर इनके जनरल कारोबार कर, और अपना समय पूरा करने के बाद आप मुझे एक जनरल दिखा दीजिए तो पाकिस्तान में रहता हो अपने रिटायरमेंट के बाद। इनके सबके घर लंदन में, सबके घर यूरोप में बने हुए, कोई नहीं रहता यहाँ पे। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये पाकिस्तान की जनता मरे या जिए। आप देखिएगा इतनी ज्यादा इकोनॉमी जब पाकिस्तान की खराब है, इसके बावजूद पाकिस्तान की आर्मी अपने हर साल के बजट में, अपने बजट में एक्स्ट्रा बजट एलोकेशन करवाती है एक केंद्र प्रकार। तो कैसे कह सकते हैं हम कि इनको जनता की कोई चिंता है, या भूखे जो लोग मर रहे हैं उनकी कोई चिंता है? यही फर्क है भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के अंदर। तो पाकिस्तानी सेना के खासकर अब जो इन लोगों ने गेम खेला, देखिए इमरान खान को उन्होंने जेल तो डाल दिया, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए यही जनता ने, यही पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान की जो ये टीपी है, तहरीक पाकिस्तान पार्टी है, इमरान खान की तरफ से स्पीचेस हर नुक्कड़ पे, हर नुक्कड़ सभा में चलाई। और जैसा कि अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से हर एक इंडिपेंडेंट को खड़ा करके उस तहरीक पाकिस्तान पार्टी को इन लोगों ने सबसे ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं हमेशा, इमरान खान के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। रातों रात पीएमएल नून पार्टी कहां से ऊपर आ गई, और आगे और इस बात को देखते हुए तो पीपीपी है, जरदारी है या बिलावल भुट्टो है, इन लोगों ने पहले तो ये प्लान बनाया था कि बिलावल भुट्टो बनेगा प्राइम मिनिस्टर। अब हम ब्लैकमेल करेंगे इनको मिलकर के, नवाज शरीफ को, और जरदारी साहब बनेंगे। बाप बेटा का इरादा ये था कि हम बनेंगे ताकि इनके क्या नाम प्रेसिडेंट पाकिस्तान की। लेकिन जब इन्होंने देखा कि जिस प्रकार से ये सिलेक्शन कर आदमी ने ये तिगड़म लड़ाई इस पार्टी को पावर में लाने की, ये बात दोनों बाप बेटा समझ गए कि इसके अंदर हाथ देना गलत हो जाएगा, तो पीछे हट गए। बिल्कुल। और वही सिचुएशन के अंदर आज शहबाज शरीफ जो है एक सरकार को लेकर चल रहा है। इन चुनाव में अमेरिका का नाम भी काफ़ी भुनाया गया, और सीधे सीधे पीटीआई सपोर्टर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की साजिश के तहत, और जिन एआई मैसेजेस की बात दिनेश सर कर रहे थे, उन एआई मैसेजेस में भी अमेरिका का नाम बार बार उछाला गया। लेकिन जो गुस्सा पब्लिक में विदेशी ताकतों का दिखता है, उन विदेशी ताकतों में क्या चीन का भी गुस्सा नजर आता है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमिक क्राइसिस है, इट इज ऑल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन चाइना का भी है, बिकॉज ऑफ चाइना। नेहा, आप देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि अमेरिका के भी करीब है और चाइना के भी करीब है, और कभी ऐसा लगता है कि वो चाइना के ज्यादा करीब है, कभी ऐसा लगता है अमेरिका का ज्यादा दबाव है। अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस ज्यादा हैं, जबकि करीबी जो है वो चाइना के साथ है। ये एक थोड़ा सा फर्क है, और इन्वेस्टमेंट दोनों की ही कंट्रीज की पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, और अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से एशियन कंट्रीज के आसपास वो नजरें रख सकता है। इसलिए सरकार कोई ना कोई बनी रहे और यहाँ की मिलिट्री मजबूत रहे, ये अमेरिका के पक्ष में रहता है। तो इसीलिए आप देखें कि कुछ समय पहले आसिम मुनीर भी करीबन 2 हफ्ते अमेरिका में लगा के आए थे। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई जनरल उसके बाद जाए, और यहाँ तक कि वो कुछ टाइम के बाद इधर बहरीन में भी गए थे, जब आई थिंक 1 महीना पहले ही वहां भी 3-4 दिन लगा के आए थे। बहरीन में उनका अमेरिका का एक अड्डा है, सैन्य अड्डा है C5, तो वहां पे एक पूरी एक नेवी है।
तो वहां पे गए थे। तो इसका मतलब ये है कि जो आसिम मुनीर है वो किसी न किसी तरीके से अमेरिका के दबाव में तो वे भी रहते हैं, जैसे उनके पहले जनरल्स रहे हैं, लेकिन इससे जान पहचान अमेरिकन ऑफिसर्स की थोड़ी कम थी, इसलिए उन्हें ज्यादा वक्त अमेरिका में भी बुलाया गया और फिर बहरीन में भी उनको 3-4 दिन के लिए बुलाया गया। तो सारा कंट्रोल तो अमेरिका का मिलिट्री के ऊपर होता है और फिर ये जो एस्टेब्लिशमेंट है फिर ये सरकार को अपने इशारों पर चलाती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ जो है वो पूरी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के ग्रिप में रहते हैं। वो उन्हें इससे ऐतराज भी नहीं है, अगर वो उठने के लिए कहते तो उठ जाएंगे, बैठने के लिए कहेंगे तो बैठ जाएंगे, इतने पोलाइट हैं। और इवन कुछ समय पहले तो जब वे उनसे मिलने जाते तो गाड़ी के पीछे की डिग्गी में लेटकर छुपकर इमरान खान से वे जनरल्स के साथ मिलने जाते थे। तो इसलिए शहबाज शरीफ एक बेस्ट ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और अमेरिका के लिए भी अच्छा है कि उनका प्राइम मिनिस्टर जो है एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में रहे। और जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना उनको बहुत मदद करता है बहुत सारे मामलों में, और जो टेक्निक्स दूसरी कंट्रीज अवेल नहीं करवाती वे भी उन्हें चाइना से मिल जाती हैं। तो दोनों के ही देशों से बनाए रखना जो है पाकिस्तान के लिए जरूरी है। चाइना उनके दिल के ज्यादा करीब रहता है और अमेरिका जो वो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस ज्यादा रखते हैं। लेकिन दोनों का ही नाम जो है वो इलेक्शंस में भुनाया जाता है, क्योंकि इमरान खान का ये कहना था कि उनकी सरकार को हटाने के लिए जो है अमेरिका का दबाव था। और ये भी सही है कि वे इमरान खान जैसे एक स्टॉलवर्ट को, एक स्टेट पर्सन को नहीं पसंद करते, उन्हें शहबाज शरीफ जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पसंद आएंगे। तो ये एक चुनावी मुद्दा रहा था जो अभी भी कायम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वही चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां मुझे नहीं लगता कि रिजॉल्व हो पाएंगी। दिनेश सर, क्या शहबाज शरीफ भी ऐसे ही एक पपेट प्राइम मिनिस्टर की तरह ही बनकर रह जाएंगे? फिर जनता को तो सारी जो उम्मीदें हैं, जो उत्साह दिखाया था, दैट ऑल ह्यूज एनर्जी, वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। शहबाज शरीफ का तो देखिए कैंपेन के टाइम पे शहबाज शरीफ तो पीछे था, शहबाज शरीफ और मरियम आगे थे। ये तो अभी जाकर के शहबाज शरीफ को फिर आगे किया गया है बली का बकरा बनाने के लिए। रही बात क्या है, कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए नया जितने सांप पाले थे ना पाकिस्तान ने, तो कहा था हेनरी क्लिंटन ने कि आप पालोगे तो एक दिन आपको भी काटेंगे। अब वो सांपों को इनके पास पैसे तो बचे नहीं जी। मैं बात कर रहा हूँ सही, मैं बात कर रहा हूँ लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जो भारत के खिलाफ यूज किए इन लोगों ने। अब पैसा कहां से देंगे उनको? और जब उनको आप पैसा नहीं दोगे तो उनकी तो रोजी रोटी चलती उससे है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे। और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो आपका इस्लामिक स्टेट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा से, तो इस्लामिक स्टेट ऑफ के है अफगानिस्तान वाला, उससे हाथ मिलाना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि भारत का नाम तो ले दिया इन्होंने रॉ का, लेकिन इनकी की जो आईएसआई है वो इनको एक एक करके टपकाएंगे, इनके लीडर्स को, इनके चहेतों को, इनके ऑर्गेनाइजर्स को, इनके रिश्तेदारों को। लेकिन उनको डील करना भी तो शहबाज शरीफ के लिए बहुत एक टेढ़ी खीर है। और रही बात अफगानिस्तान की, जिस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आगे आ रहा है उसको भी डील करना है। ईरान से भी इनकी लेटेस्ट दुश्मनी हुई है, उसको भी डील करना है। अमेरिका के पास पहुंच गए थे मुनीर जी ये कहने के लिए कि हमें आईएमएफ से तगड़ा लोन दिला दो, हमें अगले जून तक जो है $27 बिलियन वापस करने हैं। अब देखिए और कहीं से तो इन जनरलों को खाने को मिलने रहा ये जो आईएमएफ का पैसा आएगा, अभी प्रेजेंट जनरल है आर्मी के, इसी से पैसा बनाएंगे, लंदन में घर बनाएंगे, तो कोई ना हाथ पैर तो जोड़ेंगे वहां पे जाके। ये तो अमेरिका ने इनके सामने क्या शर्त रखी कि ठीक है फिर अपने न्यूक्लियर को कैप कर दो, यानी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को कैप करो। अब मुनीर और जो ये कठपुतली सरकार है क्या ये फैसला लेते हैं या नहीं, इसलिए प्रेशर में आके बहरहाल होगा तो भारत के पक्ष में जी। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो भारत के पक्ष में तो दिख रही है, लेकिन पड़ोसी अगर अस्थिर है तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे रीजन में स्टेबिलिटी पर एक बड़ा कंसर्न ज़रूर रहता है, बना हुआ रहता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि समय समाप्त हो गया है। नीलम मैम आपका भी और दिनेश सर आपका भी
कि आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। हमने समझने की कोशिश की कि पाकिस्तान में ये जो नई सरकार है, ये जो मौजूदा विशाल चुनौतियां हैं उसका कितना सामना करने में सक्षम है, केपेबल है, क्या मजबूत फैसले ले पाएगी। हालांकि जो स्थितियां बता रही हैं अब हमारी चर्चा के दौरान, जो हमने समझने की कोशिश की कि शायद ही कुछ ठोस बड़े फैसले शहबाज शरीफ सरकार ले ले, क्योंकि एक प्रेशर के भीतर उसे परफॉर्म करना है और परफॉर्मेंस भी ऐसी जब ऑपोजिशन पीटीआई के तरफ से, जो उसके इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं जो पहुंचे हैं नेशनल असेंबली, वो लगातार चुनौतियां खड़ी करेंगे। और एक अच्छी बात पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए ये है कि विपक्ष बहुत ही मजबूत स्थिति में है, लोगों की आवाज़ उठाएगा और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही एक शुभ संकेत है। आपका स्वागत करूंगी मैं। फीडबैक के लिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी अवश्य अपना ईमेल भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।